नमस्ते दोस्तों, एसएसटी कॉन्सेप्ट हब बाय सोनिया के एनसीईआरटी 6th क्लास के चैप्टर 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरा मकसद आपको रटवाना नहीं बल्कि एनसीईआरटी को समझाना है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। तो बच्चों, इसमें जो एक खामोश प्रहरी दिया है, चलो पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो क्या आपने कभी ऐसा पहरेदार देखा है जो बोलते नहीं है पर हजारों साल पुराने रहस्य छुपाए बैठे हैं? जैसे कोई गार्ड किसी जगह की हिफाजत करता है, वैसे ही ये बड़े बड़े पत्थर पुराने जमाने की कब्रों की पहरेदारी करते थे। इन्हें ही खामोश प्रहरी कहा जाता था। तो खामोश प्रहरी आप समझ गए होंगे किन्हें कहा जाता था। खामोश प्रहरी क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि ये पत्थर बोलते नहीं हैं, लेकिन हजारों साल से एक ही जगह खड़े रहकर हमें उस दौर के लोगों की परंपरा और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये जमीन के ऊपर भी हो सकते, ये जमीन है इसके ये ऊपर भी मिल सकते थे और ये इसके नीचे भी मिल सकते थे। को ये समझाने में मदद करते हैं कि लोगों को कैसे दफनाया जाता था, उनके साथ क्या क्या सामान रखा जाता है, अमीर और गरीब के बीच क्या फर्क था। तो बच्चों, ये पत्थर बोलते नहीं थे इसलिए इनको खामोश कहा गया, लेकिन ये कब्रों का पता बताते थे इसलिए इनको प्रहरी कहा गया। तो आप समझ गए होंगे खामोश प्रहरी का मतलब। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, शिलाखंड का मतलब होता है पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा, और महापाषाण जैसे कि महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो महापाषाण बड़ा पत्थर होता है। तो ये जो बड़े पत्थर होते थे उन्हीं की, अब ये बड़ा पत्थर है, इसी के कोई छोटे छोटे से टुकड़े हो तो उन्हीं को शिलाखंड कहा जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने मतलब बड़े ही सलीके से लगाए थे, बहुत ही ढंग से लगाए गए थे, बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाए जाते हैं। जैसे हम अपनी नोटबुक्स को बैग में एक करीने से लगाते हैं, मतलब ढंग से लगाते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो वैसे ही 3000 साल पहले लोग भी पत्थरों को बहुत ही ढंग से लगाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये याद रखना कि जो ये महापाषाण बनाने की कब्रें बनती थी जो, वो कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और ये प्रथा कहाँ शुरू हुई थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। तो जब हम मानचित्र 2 देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये महापाषाण के जो चित्र हैं ये कहाँ, कब, कैसे और प्रयोग किए गए थे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो देखिए, हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को देखिए आप। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये वाला, ये पत्थर से बना एक कमरा है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक कमरा टाइप बना हुआ है, बॉक्स जैसा है, जिसे सिस्ट कहते हैं। इसमें एक होल दिख रहा है जो इसे पोर्ट होल कहते हैं। ये एक ऐसा रास्ता था जब परिवार के किसी दूसरे सदस्य की मौत होती थी तो इसी रास्ते से उसे भी उसी कब्र में दफनाया जाता था। सिंपल भाषा में, जैसे हम घर के दरवाजे से अंदर जाते हैं वैसे ही ये कब्र का दरवाजा था। तो देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये सिर्फ यही प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता हुआ मिला है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। अब देखिए, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। ये जो कब्र थी इनमें सब कुछ समानताएं हैं। देखिए, कुछ समानताएं क्या हैं? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। देखिए, जब भी मृतक को दफनाया जाता था उनके साथ कुछ ना कुछ रख दिया जाता था। उन लोगों की मान्यता होती होगी तो कुछ ना कुछ उनके साथ वो रख ही देते। जैसे मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखो कितने सारी चीजें वो मृतक लोगों के साथ दफना देते थे, जिससे पुरातत्वविदों को पता चलता है कि उस जमाने के लोग किसका यूज करते थे, क्या क्या प्रयोग होता था लोगों के उस समय यूज। तो देखिए, अब आगे देखते हैं हम इन चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो जी हाँ, हड़प्पा के समय में लोहे का प्रयोग होता था। तो ये देखिए, जो आपको ये चित्र दिख रहा होगा ये वाला, ये है घोड़े के लिए सामान। जो घोड़े होते थे
उनके लिए सामान होते थे, उनके साथ मिले हैं। ये महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार बहुत मिले हैं। इसमें घोड़े के लिए लोहे का सामान जैसे लगाम या खुरी दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि उस जमाने के लोग घोड़े पालते थे और जंग या सफर में उनका इस्तेमाल करते थे। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये है कुल्हाड़ी टाइप है कुछ। इन कुल्हाड़ियों को पकड़ने के लिए लोहे की पट्टियों से एक्स जैसा आकार बना हुआ, जैसे ये एक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये बना हुआ था। तो इनका प्रयोग वो इनमें वो जंगलों को साफ करने के लिए करते होंगे इनका प्रयोग। और ये जो एक्स आकार बनाया हुआ है, इसमें वो लकड़ी के हत्थे फंसा देते होंगे। फिर इनका उपयोग जंगल को काटने, लकड़ी काटने या फिर अपने अन्य सामान जो भी मांस वगैरह काटना हो उनके लिए प्रयोग करते होंगे। तो देखिए बच्चों, उस जमाने के लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने लोहे को आकार देकर उसे मजबूत औजार बनाना सीख लिया था। ये कुल्हाड़ी इस बात का सबूत है कि 3000 साल पहले भी लोग धातु विज्ञान की जानकारी रखते थे। और अब हम नीचे देखते हैं, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला चित्र, ये है कटार। ये कटार किस लिए यूज करते होंगे? वो अपने आत्मरक्षा और शिकार के लिए यूज करते होंगे, या घर के छोटे मोटे कामों के लिए यूज करते होंगे, मांस काटने के लिए यूज करते होंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना उस समय के लोग जागरूक थे कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई। तो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो उस समय जो लोगों की सामाजिक असमानताएं थी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। तो देखिए, जो पुरातत्वविदों को कंकाल मिले हैं कब्रों में, उनके साथ जो वस्तुएं मिली हैं, तो पुरातत्वविदों का यह मानना है कि वो वस्तुएं, जायज सी बात है कि मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। तो देखिए, किसी कब्र में ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं, किसी में कम वस्तु मिली है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति गरीब होगा, कोई व्यक्ति अमीर होगा। जो गरीब होगा उसके पास कम वस्तुएं मिली है, और जो अमीर था उसके पास कई चीज़ें मिली हैं। तो देखिए, जो एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके और शंख पाए गए हैं। तो इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति अमीर रहा होगा जरूर। जब सोने के मनके हैं और शंख पाए गए हैं तो वो जरूर कोई अमीर व्यक्ति होगा। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वो शायद गरीब रहा होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। जो सरदार होते होंगे उनके पास बहुत सारी वस्तुएं होती होंगी। तो ये जो कब्र में 33 सोने के मनके मिले हों, शायद वो कोई सरदार ही रहा होगा। तो देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक है, कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। तो देखिए, वो कौन थे वो परिवार? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो एक से अधिक कंकाल भी मिलते थे कभी कभी एक कब्र में। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो जो परिवार के लोग थे उनको एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफना दिया गया था। तो एक से अधिक कंकाल मिले थे पुरातत्वविदों को। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। जैसे कि हमने पहले जो पटचित्र देखा था उसमें देखा था, वो कब्र मिली थी पुरातत्वविदों को, उसमें पोर्ट होल था। पोर्ट होल के रास्ते जो है कब्रों में लोगों को लाया जाता था, दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। तो जहाँ पर ये जो गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे वो चिन्ह होते होंगे, उनसे पता चल जाता होगा कि वो इस व्यक्ति की कब्र है। जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो इन चिन्हों को पहचान कर वो दोबारा भी आ जाते थे कि हमें अपने व्यक्ति का सब सदस्य है जो उसमें अगर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती होगी तो वो इन चिन्हों के द्वारा ही यहाँ पर दफनाने दोबारा आ जाते होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किसी को उसके घर के बीचों बीच क्यों दफनाया गया होगा? इनाम गांव में ही एक ऐसी अनोखी कब्र मिली है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखते हैं इस मिस्ट्री मैन की कहानी। तो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं हम। एक कब्र थी वहाँ पर, जो एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र थी। वो कहाँ पाई गई थी? इनाम गांव में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है।
इस जगह पर 3600 से 4700 साल पहले लोग रहते थे। कब रहते थे लोग? 3600 से 2700 साल पहले। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग होते थे उनको सीधा लिटा दिया जाता था दफनाने के लिए, और उनका जो सिर था वो उत्तर की ओर रहता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद वो खाना खाते होंगे, पानी पीते होंगे, तो वो उन्हीं के साथ दफना दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। तो ये वो मिस्ट्री मैन जो उस समय ऐसे दफनाया गया था, घर में दफनाया गया था। तो देखिए 5 कमरों वाला एक मकान था, उसके आंगन में इसको दफनाया गया था, और एक बड़ा सा मिट्टी का संदूक था 4 पैरों वाला, उसे उसमें रखा गया था इसके सबको, जो बस्ती के बीच में बसा हुआ था। बस्ती के बीचों बीच था ये। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। तो जो ये घर था उसका, उस व्यक्ति का जो उसका शव मिला है, ये गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। अनाज का गोदाम भी मिला है देखिए इस शव के साथ पे। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो इतने बड़े घर में और ऐसे अनोखे तरीके से दफनाने का मतलब क्या हो सकता है कि वो व्यक्ति बस्ती का मुखिया या कोई बड़ा आदमी रहा होगा, बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा, जो एक 5 कमरों वाले घर में दफनाया गया है और उसके साथ में अनाज का पूरा गोदाम मिला है, और शव के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। तो कमेंट में बताना दोस्तों, क्या ये कोई सरदार रहा होगा या कोई गरीब व्यक्ति? गरीब व्यक्ति तो हो नहीं सकता, ये जरूर कोई सरदार ही रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं कंकालों का अध्ययन। तो बच्चों, एक कंकाल मरकर भी अपनी कहानी सुना सकता है, वो हमें बता सकता है कि वह कौन था और कैसे रहता था। आज हम पढ़ेंगे कि इतिहासकार इन हड्डियों के ढांचों से राज कैसे उगलवाते थे। तो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। पुराने समय में यह जानना मुश्किल होता था कि कंकाल पुरुषों का है या स्त्री का। पहले लोग गहनों से अंदाजा लगाते थे, लेकिन पुरुष भी गहने पहनते थे। तो कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का तो हम कैसे पता लगा सकते थे? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे, जैसे कि गहने। उदाहरण के तौर पर कंकाल के साथ मिलने वाले गहने। कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो देखिए इससे पहचानने में भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती होगी। गहने मिलते थे तो महिलाएं भी गहने पहनती होंगी या फिर पुरुष भी आभूषण पहनते होंगे। तो कंकाल का फिर लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच थी। तो हमें कैसे पता चलता था कि ये स्त्री पुरुष उनकी हड्डियों की जांच करते थे? क्योंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता होगा। तो इसके आधार पर पता लगा लिया जाता था कि वह जो कंकाल मिला है वह स्त्री का है या पुरुष का है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो चरक नाम के जो वैद्य थे वो आज से 2000 साल पहले प्रसिद्ध थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। आज के वैज्ञानिक 206 मानते हैं, लेकिन उन्होंने 360 हड्डियां बताई थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, क्योंकि इन सबको जोड़कर उन्होंने 360 बताई थी, और आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो 206 हड्डियां मानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो अब हमने विशिष्ट खबरें देखी थी इनाम गांव के लोगों की, अब वहाँ के काम धंधों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इनाम गांव के लोग सिर्फ एक ही काम नहीं करते थे, वो बड़े ही समझदार किसान भी थे और चरवाहे भी थे। वहाँ की कब्रों और घरों के पास से जो अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां मिली है वो हमें बताती है कि उनकी थाली में क्या क्या होता था। तो देखिए हम लोगों के काम धंधे जानते हैं। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को, जो वहाँ पे पुरातत्वविदों को अवशेष मिले हैं इनाम गांव में, उनमें क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इनके बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल,
कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। देखिए कितने सारे जानवरों की हड्डियां मिली है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। तो देखिए हड्डियां मिली, अनाज मिली हैं और फल वगैरह भी मिले हैं उनको, इनाम गांव के लोगों को। तो वहाँ से पता लगाया जा सकता था कि वहाँ के लोग क्या क्या काम करते थे। चरवाहे भी थे, किसान भी थे। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं, एक झलक इस पर भी मार लेते हैं। ये है अन्यत्र। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये चाइना के राजा जो थे वो इन हड्डियों पर अपने सवाल लिखवाते थे। जो आपको ये हड्डियां दिख रही होंगी, ये हड्डियां हैं, इन पर अपने सवाल लिखवाते थे। जैसे क्या हम युद्ध जीतेंगे, या क्या अच्छी बारिश होगी, या फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इन पर सवाल लिखते थे और फिर इनको आग में डाल दिया जाता था। आग की गर्मी के कारण क्या होता था, इन हड्डियों में दरारें आ जाती थी। तो उन्हें देखकर ज्योतिष क्या भविष्यवाणी करते थे। और ये जो राजा थे जो इन पर लिखवाते थे, ये महल बनाकर रहते, शहरों में रहते थे महल बनाकर। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे 3000 साल पहले के लोग भी अपनों की याद में बड़े बड़े पत्थर लगवाते थे, जिन्हें हमने खामोश प्रहरी कहा। इनाम गांव की उन अनोखी कब्रों में हमें सिखाया कि उस जमाने में भी समाज में अमीर गरीब का फर्क था। लोग मरने के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। हमने ये भी देखा कि महर्षि चरक ने हजारों साल पहले ही हमारी हड्डियों का सही हिसाब लगा लिया था। तो दोस्तों, इतिहास सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, बल्कि ये एक जासूसी की तरह है, जहां हमें मिलने वाली हर चीज, चाहे वो लोहे की हो, कुल्हाड़ी हो या अनाज के दाने हो, पुराने जमाने की तस्वीर वो बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे इतिहास का चैप्टर 4 समाप्त होता है। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगले चैप्टर की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, जब तक अगली वीडियो आती है तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।